पिछले कुछ समय में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत का जो एक प्रभाव है वो पश्चिमी देशों के साथ साथ अरब देशों में भी काफी अच्छा बढ़ा है। इसीलिए हमने देखा है कि मिडिल ईस्ट में कई सारे मौकों पर भारत को इनवाइट भी किया जाता है। लेकिन इस समय जो ये पूरी हमास और इसराइल की कंडीशन है, इस कंडीशन में भारत के रुख से अरब देश नाराज हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। दरअसल अगर हम समझें तो यूक्रेन और रूस ने फरवरी 2022 में जब हमला किया था, तब मोदी सरकार की विदेश नीति की चौतरफा सराहना हुई थी कि भारत ने अपने प्रॉफिट्स को देखते हुए पश्चिमी देशों के जवाब में झुकने से इनकार कर दिया था। यहां तक कि भारत की जो विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने भी मोदी सरकार की विदेश नीति की तारीफ करी थी और कहा कि ये भारत के हक में। राहुल गांधी ने खुद भी कहा था कि वे इस मामले में सरकार के साथ हैं। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में भारत ने खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर पेश करने की बहुत बड़ी कोशिश करी थी और उसे नई दिल्ली में आयोजित G20 समिट में सहमति से प्रस्ताव पारित कराने में सफलता ही मिली। लेकिन अब जब हमास और इसराइल की जंग चल रही है और हजारों आम लोग मारे जा रहे हैं, ऐसे में भारत की विदेश नीति पर कई तरह के सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। कई सारे विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत ने जो रुख यूक्रेन और रूस की जंग में अपनाया था, उसके ठीक उलट इसराइल और हमास की जंग में अपना रहा है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन रूस जंग में भारत पश्चिम के खिलाफ डटकर खड़ा था, लेकिन इसराइल के मामले में वो खुलकर पश्चिम के साथ आ गया है। कई लोग इसे भारत के दोहरे मानदंड के रूप में भी देख रहे हैं। हालांकि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने इन मामलों का या इन सवालों का पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और कहा है कि आतंकवाद पर भारत किसी भी रूप से नरमी नहीं दिखा सकता। भारत का कहना है कि इसराइल में 7 अक्टूबर को आतंकवादी हमला हुआ था और इसके खिलाफ वो सख्ती से खड़ा होगा। पिछले हफ्ते UN महासभा में गाजा में जारी इस इजरायली युद्ध को रोकने के लिए मानवीय मदद पहुंचाने के लिए युद्ध विराम का प्रस्ताव लाया गया था। UN महासभा में इस प्रस्ताव पर हुई वोटिंग से भारत बाहर रहा। भारत यूक्रेन रूस जंग पर भी संयुक्त राष्ट्र में लाए गए प्रस्तावों पर वोटिंग से बाहर रहा था। अमेरिका समेत पश्चिम के देश दबाव डालते रहे कि भारत UN में रूस के खिलाफ आने वाले प्रस्ताव पर वोटिंग करे, लेकिन भारत किसी भी दबाव में नहीं झुका। यहां तक कि पाकिस्तान में भी भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की जमकर तारीफें हुई थी। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की तारीफ करते हुए खुलकर कहा था कि भैया, यहां पर भारत की विदेश नीति वाकई में काफी ज्यादा मजबूत है। लेकिन इस बार इसराइल और फिलिस्तीनियों के संकट में भारत के रुख को संतुलनवाद के रूप में भी आप कहीं से कहीं तक देख ही नहीं सकते। रूस और यूक्रेन की जंग में भारत की तटस्थता के पक्ष में तमाम सारे ठोस तर्क थे। रूस पर भारत की रक्षा निर्भरता, सोवियत के जमाने से ही कश्मीर पर भारत के साथ रूस का खड़ा रहना भी है, या फिर इंटरनेशनल मार्केट में महंगे होते कच्चे तेल के बावजूद भारत को रूस से सस्ता तेल मिलना। इन सबके बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने पीएम मोदी का यह कह देना कि यह लड़ाई का जमाना नहीं है। भारत के इसी रुख की वजह से उसकी अध्यक्षता में हुए G20 समिट में सहमति से प्रस्ताव पास कराने में भी कामयाबी मिली थी। लेकिन इसराइल की गाजा में जारी जंग में हजारों की संख्या में आम लोग इस समय मारे जा रहे हैं। हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल में किए गए हमले में जितने आम लोगों को मारा था, उसकी तुलना में इसराइली सैन्य कार्रवाई में कई गुना ज्यादा हमास के आतंकवादी अब मारे जा चुके हैं। ऐसे समय में UN जनरल असेंबली में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए युद्ध विराम का प्रस्ताव लाया गया तो भारत वोटिंग से बाहर रहा। कहा जा रहा है कि भारत के पास वोटिंग से बाहर रहने का कोई वाजिब तर्क नहीं था। भारत का तर्क था कि UN के प्रस्ताव में हमास के हमले का जिक्र नहीं था। भारत चाहता था कि प्रस्ताव में हमास के हमले का संदर्भ हो और इसकी निंदा भी हो। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे TS त्रिमूर्ति ने इसराइल हमास की जंग पर भारत के रुख को लेकर अंग्रेजी अखबार द हिंदू में बताया कि भारत ने हमेशा से इसराइल फिलिस्तीन संकट का समाधान 2 स्टेट्स के पॉलिसी को ही बताया है। इसराइल के अंदर आतंकवादी हमले से भारत का चिंतित होना लाजमी भी है। जब अरब वर्ल्ड इसराइल के साथ संबंध सामान्य कर रहा था, तो भारत ने भी इस लाइन की उपेक्षा नहीं करी। I2U2 ग्रुप इसी लाइन की पुष्टि भी करता है। भारत के लिए काफी अहम है कि न उसे केवल आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए, बल्कि गाजा में मानवीय त्रासदी के खिलाफ भी डटकर खड़े होना चाहिए। इसराइल फिलिस्तीन लड़ाई में पश्चिम को उनके पाखंड और दोहरे मानदंड के लिए घेरा जा सकता है, लेकिन क्या अरब इस मामले में दूध का धुला है? क्या फिलिस्तीनियों को किनारे करने के लिए अरब के देश जिम्मेदार नहीं है? इसराइल से रिश्ते सामान्य करने की रेस में अरब के देश फिलिस्तीनियों के मुद्दे पर बात करते हुए कहते हैं कि इसराइल अब फिलिस्तीन के किसी और इलाके को अपने में नहीं मिलाने पर सहमत हो गया है। हालांकि इसराइल ठीक इसके उलट ही काम कर रहा है, जिस तरह की रिपोर्ट्स आती है। इसराइल के प्रधानमंत्री की कोशिश रहती है कि पश्चिम एशिया में मुद्दा ईरान को बनाया जाए, ना कि फिलिस्तीन को। अभी इसराइल को लेकर अरब देशों की जो प्रतिक्रिया है, वो सड़कों पर फिलिस्तीनियों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए है।
क्या खाड़ी के देश गाजा पर इजरायली हमले को रोकने के लिए अपने तेल को हथियार नहीं बना सकते थे? फिलिस्तीनियों के हकों की उपेक्षा कर इजराइल से रिश्ते सामान्य करने से उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी, वो भी तब जब खाड़ी के देशों में उदार सरकार बनाने की बात की जा रही है। यूएन में भारत के डिप्यूटी परमानेंट प्रतिनिधि ने वोटिंग से बाहर रहने के पक्ष में जो दलील दी, उससे ये ज्यादा लग रहा था कि भारत को इस प्रस्ताव के पक्ष में क्यों वोटिंग करनी चाहिए। योजना पटेल ने यूएन में भारत की तरफ से कहा था कि गाजा में बच्चों, महिलाओं और आम नागरिकों का मारा जाना चिंताजनक है और इस मानवीय संकट का समाधान होना चाहिए। गाजा में फंसे आम लोगों तक मानवीय मदद पहुंचाने का भारत स्वागत करता है। भारत ने भी मानवीय मदद भेजी है। गाजा में जारी युद्ध से मानवीय संकट और बढ़ेगा। भारत इजराइल फिलिस्तीन का संकट समाधान टू स्टेट्स ही देखता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में आए इस प्रस्ताव पर वोटिंग से बाहर कुल 45 देश रहे। 120 देशों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में मतदान दिया और 14 देशों के खिलाफ रहे। वोटिंग से बाहर रहने वाले देशों में ज्यादातर पश्चिम के देश थे। एशिया में भारत और जापान वोटिंग से बाहर रहने वाले अहम देश थे। चीन और रूस ने इस प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया था। जो 45 देश वोटिंग से बाहर रहे, उनका कहना था कि प्रस्ताव में 7 अक्टूबर को इजराइल के भीतर हमास के आतंकवादी हमले का जिक्र नहीं है। कनाडा ने इस प्रस्ताव में हमास के हमले का संदर्भ शामिल करने के लिए एक संशोधन लाया और भारत ने इसका समर्थन किया था, लेकिन ये संशोधन पास नहीं हुआ। भारत ने अपने बयान में आतंकवाद की आलोचना करते हुए कहा था कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं है, राष्ट्रीयता और नस्ल नहीं होती है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की, लेकिन हमास का नाम नहीं लिया। भारत ने इजराइल हमास की लड़ाई में जो रुख अपनाया है, वो मोदी सरकार के दोहरे मानदंड की ओर इशारा करने लगा है। भारत ने यूक्रेन और रूस जंग के स्वतंत्र विदेश नीति के साथ ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की जो ठोस कोशिश करी थी, उन पर खुद ही पानी फेर दिया है। गाजा में आम फिलिस्तीनी बच्चे और महिलाएं हर दिन खत्म हो रहे हैं। इससे रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव आया तो भारत वोटिंग से बाहर रहा। भारत किस मुंह से कहेगा कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज है? इजराइल हमास संघर्ष में मोदी सरकार का रुख भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के उलट अमेरिका के साथ साथ खड़े हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद कहा कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है। उन्होंने इस आतंकवादी हमला कहा, लेकिन हमास का जिक्र नहीं किया। फिलिस्तीनियों के हक की बात नहीं करी। 5 दिन बाद भारत के विदेश मंत्रालय का बयान आया तो इसमें 2 स्टेट्स की पॉलिसी को एक सॉल्यूशन की तरह बताया गया। भारत ने गाजा में मानवीय राहत सामग्री भेजी तो दुनिया भर में ढोल पीट दिए, और जब गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए यूएन में युद्ध विराम का प्रस्ताव आया तो खुद को वोटिंग से बाहर रख लिया। अब देखिए, इस रणनीति को अगर हम समझें तो देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार के सामने आने वाले समय में चुनाव है और इनको चुनाव जीतना है। बीजेपी को पता है कि भारत के अंदर लोकप्रिय जनभावना इजराइल के साथ खड़ी है। जाहिर है ये जनभावना धार्मिक आधार पर बटी हुई भी दिखती है, लेकिन यहां पर देखकर लगता है कि मोदी सरकार ने देश में चुनाव जीतने के लिए भारत के हितों और स्वतंत्र विदेश नीति को भी अपने ही तरीके से मोल्ड किया है। इसे मोदी सरकार के रुख से ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की कोशिश को धक्का भी लगा है और खाड़ी के इस्लामिक देशों में भी भारत के प्रति जो एक लंबी अवधि में सही चीजें हो रही थी, वो भी कहीं ना कहीं गलत हो गई। नेतन्याहू जिस तरीके से गाजा में सैन्य कार्रवाई कर रहा है, वो लंबे समय तक की जाएगी। अरब के देश लंबे समय तक तमाशाबीन तो रहेंगे नहीं। पॉसिबल है कि वे ऊर्जा आपूर्ति रोकने का कोई फैसला करेंगे, और ऐसा होता है तो भारत बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। कतर में भी 8 भारतीयों को सजाए मौत का संबंध भी इजराइल पर भारत के रुख से ही है, और आने वाले समय में इन देशों में काम कर रहे 90 लाख भारतीयों के भविष्य पर भी पड़ेगा। भारत ने तर्क दिया था कि रूसी तेल से आम भारतीयों को फायदा हो रहा है, इसलिए आयात बंद नहीं होगा, लेकिन इजराइल के साथ खड़ा होकर भारत अरब देशों का साथ नहीं रख पाएगा और अरब से तनाव बढ़ेगा तो आम भारतीयों को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल हमास जंग पर प्रस्ताव कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर काफी समस्याएं इस समय भारत के सामने खड़ी हुई हैं। अब देखना ही होगा कि भारत इसको लेकर आगे कैसे बढ़ता है। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।